अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, हफ्ते के नए दिन का आगाज़ करते हैं और आज के शो में अब बात करेंगे कुछ अहम मामलात पर। ख़ास तौर पे हमारे शो से इस प्लेटफॉर्म से बार बार बात की गई है बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती के हवाले से। कानून साजी भी हुई है, बहुत ज़्यादा माशरे में शऊर आया है, लेकिन ये वाक़यात हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल शफात, हमें हमारी सोसाइटी में से ऐसे हैवानों को निकाल के फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैपिटल पनिशमेंट देने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में ये भी देखना है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वो बच्ची जिसका ताल्लुक़ पुरानी सब्ज़ी मंडी से था। और बच्ची शफात 2 दिन से लापता थी। पुलिस ने कोई ख़ास और खातिर खा इक़दाम नहीं किए। तो ये भी देखेंगे कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो कहाँ होते हैं जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है। और साथ में हम शफात आज एक और आम मीटिंग भी होने वाली है शफ़क़त महमूद साहब के, फिर पता चलेगा कि स्कूल 15 सितंबर से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जी जनाब, 7 सितंबर है। आज फैसला होना है कि मुल्क में तालीमी इदारों का, स्कूलिंग का क्या मुस्तकबिल है। सब मामलात पे बात करेंगे, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। जी, तो अभी आपने जानी टॉप स्टोरीज़ और शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान का यौम दिफा भी था और कल GHQ में मरकज़ी तकरीब भी हुई, जिसमें पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन को शक ना हो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से ख़िताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हम पर फ़कत जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई है, इसका मकसद मुल्क और अफवाज को बदनाम कर इंतशार फैला। इस खतरे से आगाह हैं और इस जंग में भी कामयाबी हासिल करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें नए असले के अंबार से मरूब किया जा सकता है, न ही कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। दुश्मन की किसी भी हरकत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हिंदुस्तान ने खित्ते को फिर खतरात से दो चार कर दिया। जम्मू कश्मीर पर किसी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। और अब बात करते हैं कराची पैकेज के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी तक का सबसे बड़ा कराची बहाली पैकेज अनाउंस किया है। तरक्याती पैकेज है जिसके तहत साफ़ पानी की फराहमी, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, सड़कों की तामीर पर 1100 अरब रुपए खर्च होंगे। और यही नहीं, बल्कि इस पैसे से सर्कुलर रेलवे भी बहाल होगी। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए कमेटी पर इत्तेफाक भी हो गया है, जिसकी सरबराही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। सईद गनी साहब, ये कहेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1100 अरब के तरक्याती मनसूबों के कराची बहाली पैकेज है वो अनाउंस कर दिया है। आपको लगता है कि इससे जो चीज़ें कराची की बहुत अरसे से पेंडिंग थी, जो कराची की मुश्किलात हैं, वो हल हो जाएगी, कराची को इस तरीके से बहाल किया जा सकता है? कितने पुरुमीद हैं आप? देखें, अगर आप उसकी तफसील से देखें तो बेसिकली आज से कुछ बरस पहले, 2-3 साल पहले, सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से एक स्टडी करवाई थी कि जो कराची के बुनियादी इशूज़ हैं उसके हल किस तरह हो सकता है और क्या उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उस पर एक कराची डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो सामने आई और उसमें कुछ इशूज़ की निशानदेही की गई और उसी में ये कहा गया कि कराची को ठीक करने के लिए कम अज़ कम जो है वो $10 अरब दरकार होंगे। अच्छा, उसमें जिन मसाइल की निशानदेही की गई, फिर उन्हीं को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे और वो इस वक्त काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर हैं। तो ज़ाहिर है उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी है, उसमें कराची वाटर सीवेज बोर्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिहेबिलिटेशन भी है। तो उसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल थी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कल, उसमें वो तमाम मंसूबे हैं और उसके साथ साथ जो K4 पर एक डिस्प्यूट थी, एक इशू था जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था फुल गवर्नमेंट के दरमियान, उस मसले को भी हल कर लिया गया। और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई 2 और प्रोजेक्ट जो हैं उसके अंदर शामिल किए हैं बड़े। तो ज़ाहिर है ये सारे काम अगर हो जाते हैं अगले 2-3 वर्षों में तो यकीनन कराची में बहुत सारे मसाइल जो हैं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% मसाइल हल होंगे। वो कुछ चीज़ें आप रिजॉल्व करते हैं तो कुछ नए मसाइल और पैदा होते हैं। तो चीज़ें चलती रहेंगी, हम हल करते रहेंगे, लेकिन ये
इसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो मुकम्मल होंगे तो यकीनन तो सईद साहब, गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया है, वो कहते हैं कि कराची के मंसूबों के लिए सिंध 800 अरब रुपए फराहम करेगा। असद उमर साहब ने इसे हकायक के मनाफी करार दिया है। असल सूरत हाल क्या है? देखिए, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने उसमें क्या कहा है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है, और जो लोग पाकिस्तान की मईशत पर या हमारे जो रेवेन्यूज है उस पर नज़र रखते हैं उनको अंदाज़ा है कि 1100 अरब रुपए जो है इस वक्त पाकिस्तान की PSDP हो या प्रोविंशियल ADP हो उसमें से निकालना मुमकिन नहीं है। तो जो मंसूबे इस वक्त इस पैकेज में शामिल हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हों या वफाकी हुकूमत के हों, उसके अंदर कुछ तो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनकी फंडिंग शामिल है और कुछ जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मुकम्मल होंगे। तो एग्जैक्टली ये कहना कि 62% वफाक का है या 38% सूबे का है, ये भी मेरा ख्याल है कि दुरुस्त बात नहीं है। जो बिलावल साहब ने बात कही वो आपको मैं सिर्फ ये याद करा दूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मीटिंग से पहले, इस अनाउंसमेंट से पहले, चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ रोज़ कबल मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि सूबा सिंध की हुकूमत कराची में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है जिनकी लागत 802 अरब रुपए है। और फिर अगले दिन बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी इन्होंने इसका तस्करा किया। तो जब वज़ीर आज़म साहब ने अपना ये 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया तो उस पैकेज में वो तमाम के तमाम मंसूबे शामिल हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें 800 अरब के वो मंसूबे शामिल हैं जिसमें सिंध हुकूमत काम कर रही थी, और तकरीबन कोई 350 अरब से ज़ायद ऐसे मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आएंगे। तो ये खैर इसको बहरहाल ये इशू बन गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात पे इत्तफाक था कि हमने मिलकर काम करना है और कराची के लिए जो तरक्याती मंसूबों में जो रुकावटें आ रही हैं उसको हल करने के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म बनाना है। तो वो मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया गया है। उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि हम अच्छी तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सही। अच्छा सईद गनी साहब, आखिर में बस आपसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि कराची में अभी भी बहुत सारे इलाकों में स्पेशली जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं उसमें बारिश का पानी, स्पेशली जिसमें सीवेज का पानी भी शामिल होकर वो वहीं पर खड़ा हुआ है, लोगों का काफ़ी सारा परेशानी हो रही है अभी भी। सो इसके हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है ये कब तक क्लियर कर दिए जाएंगे, कब तक साफ़ किए जाएंगे? जो मुंतखब सरबराहान थे, चेयरमैन थे, मेयर थे, उनके जाने से वो इदारे मफलूज नहीं हुए हैं। वो इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं और अब उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात हो गए हैं। ठीक है जी, तो वो कोई इशू नहीं है। जो ओल्ड सिटी एरिया की आपने बात की, एक तो वहाँ हमेशा से जब भी बारिश होती है तो वो पानी काफ़ी दिनों तक ठहरा रहता था, लेकिन इस मरतबा हमने कोशिश की और वो पानी हमने वहाँ से ड्रेन आउट किया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जितने लोगों के गोडाउन्स हैं या जो बेसमेंट की बिल्डिंग्स की, उसमें यकीनन बहुत सारा पानी जमा था। तो जब गलियों से पानी निकला तो वो लोगों ने बेसमेंट से और अपने गोडाउन से, अपनी इमारतों से पानी को बाहर सड़कों पर दोबारा फेंकना शुरू किया। तो उसमें मजीद 2-3 दिन लगे कि सड़कों से पानी निकलता था लेकिन बेसमेंट से पानी दोबारा सड़कों पर आ रहा था। वो इशू रिजॉल्व हुआ। वहाँ पर जो अपना सीज का निज़ाम है यकीनन वो पुराना है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो आम तौर पे जब मैनुअल कवर हटाए जाते हैं तो बारिश के पानी के साथ साथ उस मैनुअल कवर के अंदर मट्टी भी जाती है और दीगर अज्जा भी जो बारिश के पानी के साथ साथ आती है वो चली जाती हैं। तो बारिश के फौरन बाद सीवेज लाइनों में ये इशू आता है और उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि पूरे खारादर में इशू नहीं है, कुछ मकामात पर ये प्रॉब्लम है जो कर रहे हैं। कुछ मकामात पर अब भी पानी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के कराची के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आफ्ताब साहब पहले तो बात करते हैं कराची के लिए जो पैकेज, जो तरक्याती पैकेज अनाउंस किया गया है उसके हवाले से। ज़रा इस हवाले से पहले तो ये बताइएगा कि क्या तफरीक सामने आई है, ये मंसूबे क्या सिंध हुकूमत ने आइडेंटिफाई किए थे, वफाक फाइनेंस कर रहा है, या सिंध हुकूमत ने ये मंसूबे जो हैं उनके लिए डोनर्स इकट्ठे कर लिए थे, जो गारंटी है वो वफाक की जानिब से, स्टेटस क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम का में मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल कराची की है
اور اس نے میرے خیال میں پچھلے جو میرا جہاں تک میری وہ ہے کہ میں نے یہ اپنی زندگی میں ایسے مناظر نہیں دیکھے اور کراچی کا یہ حال میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب ایک پیکیج لے کر آئے اور وہ انہوں نے وہاں پر میں نے یہ منظر بھی پہلی دفعہ دیکھا گورنر ہاؤس کے اندر کہ ہم بیٹھے تھے اور سامنے سے چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، سعید غنی صاحب، ناشد صاحب، گورنر صاحب، اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، امین الحق صاحب، یہ اکٹھے آئے. یہ پہلی دفعہ یہ منظر میں نے بھی دیکھا اس 2 سالوں میں. لیکن اس کے بعد ایک 1100 ارب کا ایک پیکیج اناؤنس کیا پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس میں کچھ میجر چیزیں جو کہ آپ لوگ سب نے دیکھی، جس کا بریک اپ بھی آیا کہ جس میں گرین لائن ہے، سرکولر ریلوے ہے، نالے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ مل کر جو ہے وفاق اور صوبے اور فوج بھی اس میں شامل ہے، مطلب جتنی بھی ادارے ہیں وہ سب شامل ہیں، یہ مل کر اس پروجیکٹ کو کریں گے اور یہ تقریباً 3 سال میں مکمل ہوگا. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلیں ایک بہت بڑا پیکیج آیا ہے اور کراچی کی اب شاید تقدیر بدل جائے اگر سیریسلی اس پر کام کیا جائے تو. لیکن یہ کہ اس کے بعد نکلتے ہی پھر وہی ایک نیا ایشو کہ جی یہ تو ہمارے منصوبے تھے، اس میں 800 ہم لے کر آئے ہمارا تھا اور 300 سے وفاق لے کر آیا ہے. اور یہ تو میں نے اس وقت بھی کل بھی یہ بات کی سعید بھائی سے بھی اور مختلف چینلز پہ ہوتی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کراچی اس وقت نہ اس چکر میں ہے کہ کون کتنا لے کر آیا ہے اور کون کتنا اپنا حصہ ڈالے گا. کراچی یہ مانگتا ہے کہ جی میں جب آپ سب کو پالتا ہوں، میں صوبے سندھ کو پالتا ہوں، پاکستان کو 60-70% دیتا ہوں ریونیو کی مد میں، تو میرے اوپر تو ساری سیاست نہ کریں. بالکل، یہ تو کراچی بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ کراچی پہ سیاست نہ کی جائے، اور کراچی جتنا ملک کو دیتا ہے ایٹ لیسٹ ملک اتنا نہیں بٹ تھوڑا تو ملک کو اتنا دے سکے، کراچی بہتر طریقے سے چل سکے. جو ڈیو شیئر ہے ایگزیکٹلی جو ڈیو شیئر ہے وہ کراچی کو اس کو ملنا چاہیے. یہ جو پیکج کا اعلان کیا گیا تو باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ کام کب سے شروع ہوگا؟ کیونکہ جیسے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی کافی لمبا عرصہ درکار ہے ان تمام تو چیزوں کو ہونے میں. اچھا دیکھیے، اس میں بہت سارے پروجیکٹ آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں، جیسے فار ایگزامپل گرین لائن ہے یا وہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو بیسک اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، میں نے کل اسد عمر صاحب سے بھی یہ کہا کہ آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے اس وقت اہم ضرورت ہے وہ ہے نالوں کی صفائی اور روڈ اور علاقے کی صفائی. جو علاقے اس وقت گندے ہو چکے ہیں، کیچڑ اور یہ ساری گلیاں جو ہیں، خاص طور پہ میں جو جس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں NA 252، جس میں یوسف کوٹ اور یہ سرجانی اور یہ جہاں پہ سب بڑے بڑے لیڈر وہاں پہ پہنچے ہیں، ان کی گلیوں کا جو حال ہے، جو ڈیفنس کی گلیوں کا حال ہے، انہیں سب سے پہلے کلیئر کیا جائے تاکہ لوگ نارمل زندگی کی طرف لوٹیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ کی گرین لائن ہے یا سرکولر ریلوے ہے یا 4K کا منصوبہ ہے، یہ تو ٹائم ٹیکنگ منصوبے ہیں اس پہ. اور میں ابھی آپ کے پروگرام سے ایک اور درخواست بھی کروں گا جو وہاں کی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی کہ جہاں پر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا جائے. کیونکہ کل جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے عوام کی طرف سے جب میں ان لوگوں میں گیا ہوں، انہوں نے کہا آفتاب بھائی یہ تو سب کچھ ہے لیکن جو ہمارا نقصان ہوا ہے ہم کیسے اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں، تو اس کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکیج ہونا چاہیے. بالکل، دیر ہیز ٹو بی ریلیف پیکج، کیونکہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. لوگوں کی جو جمع پونجی ہے وہ اس تمام تر برسات کی نظر ہوگی، اسپیشلی کیونکہ انکروچمنٹ پہ زیادہ کام نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے لوگوں نے سفر کیا. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب موجود. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بات شفات ہم انکروچمنٹ کے والے سے کریں تو یہاں پہ جو نالے جو ہیں، یہاں پر صرف ایک جگہ کے نالے نہیں ہیں، پورے یہ جو نالے ہیں یہ پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ایک طرح سے وہ تمام تو نالے جو انکروچمنٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، چاہے ہم کلفٹن کا رخ کر لیں چاہے ہم کہیں کا بھی رخ کر لیں. لیکن جو گجر نالہ جس پہ آج کل کام ہو رہا ہے تجاوزات ہٹانے کا، تو اس کے والے سے پہلے مرحلے میں جو آپریشن ہے وہ جاری ہے اور ضلع وسطی کے 3 مختلف مقامات نیو کراچی، نیو ہزارہ روڈ سے گزرنے والے 0 پوائنٹ گجر نالہ، گلبرگ کے علاقے کیفے پیالہ اور ضیاء الدین اسپتال کے قریب کوثر نیازی میں مارکنگ اور سروے جو ہیں وہ اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. پہلے فیز میں 20 فٹ کی حدود میں قائم عارضی تجاوزات کو مکمل مسمار کر دیا گیا. KMC کی جانب سے گجر نالے کے 5 مقامات، بھینسوں کے باڑے، ورکشاپس، چھپر اور جھونپڑیوں کو گرا دیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY کے نمائندے افضل پرویز، ان کو ہم تھوڑی دیر میں شامل گفتگو کریں گے. لیکن فی الحال آپ یہ مناظر اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گجر نالے کے اطراف میں یہ آپریشن جاری ہے. اور یہ جو آبادیاں، یہ جو عارضی آبادیاں یا عارضی سیٹلمنٹس یا کمرشل سیٹلمنٹس قائم ہوتی ہیں نالوں کے اطراف میں، یہ وہی سیٹلمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کراچی میں سٹارم واٹر ڈرین کو راستہ نہیں مل پاتا
اور وہ شہری آبادی کا رخ کر لیتا ہے. ہمارے ساتھ افضل پرویز موجود ہے, انہیں شروع کرتے ہیں. جی افضل, بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ چھٹا روز ہے آج, کیا اپڈیٹ ہے, کتنا ایریا کلیئر ہوا ہے اب تک؟ جی بالکل شفاعت کراچی کا جو اہم ترین نالہ ہے گجر نالہ, یہ 17 کلومیٹر پر مشتمل ہے. گزشتہ جو ہے 6 روز سے متعلقہ اداروں کی جانب سے ضلع وسطی کے 3 مختلف مقامات ہیں جو کہ نئی کراچی نالہ سٹاپ 0 پوائنٹ گجر نالے سے یہ آپریشن شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دوسرا آپریشن جو ہے اس وقت گلبرگ کے علاقے کیفے پیالہ, جبکہ تیسرا آپریشن اس وقت ضیاء الدین ہسپتال کے عقب میں قائم کوثر نیازی کالونی میں گزشتہ 6 روز سے جاری ہے. ایک حکمت عملی طے کی گئی تھی کہ اس آپریشن کے حوالے سے جو نالے پہ بسنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے نالے کے دونوں اطراف 105 فٹ مارکنگ کی جا رہی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سروے کیا جا رہا ہے تاکہ نالے پہ بسنے والے لوگوں کو متبادل فراہم کیا جائے. ایک حکمت عملی کے تحت جو عارضی تجاوزات تھی اس کو توڑا گیا ہے. 3 مقامات کے ساتھ ساتھ کے ایم سی نے بھی 5 سے زائد مقامات پر درجنوں بھینسوں کے باڑے, ورکشاپ, دکانیں, گودام اور کارخانوں کو مسمار کیا ہے. اپنے آخری مراحل میں پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے جس میں مارکنگ اور سروے مکمل طور پہ جو ہے لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں. آخری جو مراحل ہے جبکہ فیز 2 ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایک بار پھر جو نالے پر بسنے والے جو وہاں کے مکین ہیں ان کو ہدایت جاری کی جائے گی کہ وہ فوری طور پر اپنے مکانات خالی کر لیں. تاہم ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہے, احتجاج کیا جاتا ہے مختلف مقامات پر متبادل لینے کے لیے. بہت شکریہ افسر پرویز. ہمارے نمائندے جو ہیں مکمل طور پہ بتا رہے تھے کہ ایگزیکٹلی بھی گجر نالے پہ جو کام ہو رہا ہے تجاوز اٹھانے کا وہ کس مرحلے میں پہنچا, اور ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میرے تو پہلے برسات ہوئی تھی اور جو نقصان ہوا تھا وہ دادو ضلع میں ہوا تھا. میں دادو ضلع جا چکا ہوں. میں جن ڈسٹرکٹس میں بارش سے نقصان ہوا ہے, چاہے وہ میرپور خاص ہو, عمر کوٹ ہو, تھرپارکر ہو, بدین ہو, سانگڑ ہو, ٹنڈولا یار ہو, ٹنڈو محمد خان ہو, حیدرآباد ہو, ان سب کا میں نیٹ ورک کیا ہے. لیکن یہ آپ کہ صرف کراچی پہ فوکس کی, کراچی میں بھی بہت نہیں کر رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سکھر میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کی جو بات چیت ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں. جناب, اب ذرا نظر ڈالتے ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہونا ہے. کورونا وائرس کی وبا الحمدللہ اس کا زور تو ٹوٹ گیا ہے, لیکن تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھولیں گے یا نہیں, فیصلہ آج صوبائی وزراء کے اجلاس میں کیا جائے گا. بالکل جی, اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت آج اجلاس بھی ہوگا جس میں صوبائی وزراء تعلیم بھی شریک ہوں گے, اور وزارت صحت کی حکام کی بریفنگ کے بعد جو تعلیمی ادارے ہیں پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ جن سرگرمیاں ان کی بحال کرنی ہے یا نہیں کرنی. رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی, اس حوالے سے تفصیلات ہیں, اور ساتھ میں چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. اور اجلاس کے 6 نکاتی ایجنڈے کے مطابق تعلیمی اداروں سے متعلق SOPs کو حتمی شکل دی جائے گی, اور دیگر اہم فیصلے بھی اس حوالے سے ہوں گے, اور یکساں نصاب تعلیم کا معاملہ بھی آج کے ہونے والے اجلاس میں زیر غور آئے گا. لیکن یہ کہا بتایا جائے گا کہ 15 ستمبر کو آیا اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے, اور جب کھلیں گے تو ایگزیکٹلی کیا SOPs جو ہیں جو کہ ماں باپ کو بھی بچوں کو تیار کروانے ہیں اور اسکول کو بھی آلریڈی جن پہ کام کرنا ہے. تو جناب, اب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کے علاقے PIB کالونی میں کچرا کنڈی سے ملنے والی بچی کی لاش کا معاملہ اٹھائیں گے اور وجہ جانیں گے کہ آخر ایسا معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے میں بتاؤں گا ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ڈیمیج کر دیا گیا, اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 سپٹمبر کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے 48 گھنٹے بعد بچی کی یہ لاش ملی, اور اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے. جب بچی کی لاش مل جاتی ہے تو فوری طور پر پولیس نے اس میں 2 سسپیکٹس کو گرفتار کیا ہے, اور بچی کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا, اور بچی کے DNA بھی لے لیے گئے. SSP ساجد امیر سدوزئی جو SSP ایسٹ ہے, ہماری ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بچی کے جو DNA سیمپل ہے
اور جو 2 گرفتار جو زیر حراست افراد ہیں. یہ اگر ہمارے یہ جو جب پولیس تھانے گئے تھے اور جا کے انہوں نے پہلے کچی انہوں نے ایف آئی آر کاٹی پھر ایک دن پکی, تو یہ اس 2 دن یہ کیوں نہیں تھی متحرک ہوئی کہ شاید بچی جو ہے وہ زندہ حالت میں مل جاتی, تو کوئی اس کا کوئی جواب تھا ان کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو بچوں کا جو کیس ہوتا ہے, چائلڈ مسنگ کا کیس ہوتا ہے, ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے واضح احکامات تمام ایس ایچ اوز کو دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص تھانے پہنچے, ان کی ریپ زدہ لاش ہی ملتی ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو بالا حکام ہے ان کی طرف سے سخت آرڈرز دیتے ہیں, لیکن جو نیچے کا عملہ ہے سب سے پہلے تو ہمارا جو انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے پولیس کا وہ بالکل فارغ ہے, اس کو کام بالکل بھی نہیں کرتے. کر دینا چاہیے اگر لوگوں کو آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پہنچا ہے, غریب شخص ہے, سب سے پہلے تو وہ شخص کی غربت یا اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کل آنا. آپ کے پاس ایک شخص بچی کی مسنگ کی رپورٹ کرانا آیا, آپ اس ٹائم پہ کرسی سے اٹھتے اور بھاگتے علاقہ کارڈن کرتے کیونکہ بچی شاید ان کے اپنے گھر میں اولاد نہیں ہے جی. یا پتہ نہیں اللہ ان کی اولاد. پولیس نے اس کیس میں جو نیگلیجنس کی ہے, تو ابھی جو ہماری ایس ایس پی سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں سب سے پہلے ہم تو یہ ڈیٹیکشن کر لیں گے کہ یہ اصل اس میں ملزم کون ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کس کی غفلت ہے. اس میں ملزم وہ پولیس والے بھی ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ وقت درج نہیں کیا. چائلڈ مسنگ کیس میں کبھی بھی کچا پرچہ, اگلے دن پکا پرچہ, پھر بلا رہے ہیں اور اگلے والدین کو ہی بلا رہے ہیں. جو بیچارہ رکشے چلانے والا ہے وہ بار بار تھانے جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر جب لاش مل جاتی ہے تب پولیس کا کام شروع ہوتا ہے. تو مطلب جب تک لاشیں ملتی رہیں گی. نذیر کیا یہ انہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے جو نیچے والا عملہ ہے کہ جب تک لاش نہیں ملے گی ہم نے کام شروع نہیں کرنا, ورنہ جو گھر والے ہیں جو کہ آلریڈی کرب میں ہیں, مزید مشکل میں ہیں, اذیت میں ہیں, وہی تمام تر کام کر, ہم یہاں پر جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کے چائے بھی پئیں گے, چائے پانی ان کو چاہیے اور باقی کچھ نہیں کرنا. دیکھیں اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک قانون بنانے کی ضرورت تھی, کئی مرتبہ قانون بنائے بھی گئے. اگر زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی ہو جاتی, ہمارے سب سے پہلے یہ کہ ایسے قانون ہی موجود نہیں ہے کہ ایسے ملزمان کو شوٹ اینڈ سائٹ آرڈر کیا جائے. ہمارے جتنے ماضی میں اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں کسی ملزم کو سزا نہیں ملی, کسی کو روڈ پہ گولیاں نہیں ماری گئی, کسی کو سرعام پھانسی بھی نہیں لٹکایا گیا. اگر زینب والے ملزم کو بھی سرعام پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا تو خوف کی لہر ہوتی. یہ بات ہم 1000 بار کر چکے ہیں, 1000 بار یہاں اس پلیٹ فارم سے بات ہو چکی ہے, لیکن پولیس کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا. بات وہیں کی وہیں رہتی ہے کہ لوگ جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی کو اتنا تھانے بلایا جائے کہ وہ خود ہی سرنڈر کر جائیں کہ یار ہم خود ڈھونڈ لیں گے, ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے لیے ہائی لیول پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے, کوئی ہائی لیول پہ ایکشن ابھی بھی اس حوالے سے کوئی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ہماری بات ہوئی ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ شاید اس افسر ان تھانے والوں کے خلاف کارروائی ہو جائے, اس سے اس بچی کی جان واپس نہیں آئے گی. چاہے آپ اس کو نوکری سے برطرف بھی کر دیں تو بھی جو ہے اس بچی کی جان کا مداوع نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر کیس ہونے کے بعد اس کیس کو سمبل بنا کر ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے اور سختی کر دی جاتی ہے. کچھ عرصے تک وہ سختی رہتی ہے اور دوبارہ سے لائف روٹین پر آ جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ جو واقعات ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے. خیر اسی علاقے سے جو ووٹ لے کے جیتنے والے تحریک کے رکن سندھ اسمبلی ہے جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. جمال صاحب, نہایت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ آپ کے علاقے میں پیش آیا, آپ نے اب تک کیا ایکشن لیا اس والے سے, کیونکہ جو گھر والے ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں. دو دن تو پولیس نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. جب بچی کی لاش مل گئی اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی, تو سر آپ کیا ایکشن لیں گے اب؟ بالکل بہت ہی تکلیف دہ دل ہے جب مجھے علاقے سے پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور اہل محلہ نے احتجاجاً سڑک پر موجود ہے وہ, تو میں ان کے احتجاج میں شریک تھا. میری ان کے چاچا فاروق کے ساتھ کافی تفصیلی بات چیت ہوئی اس کیس کے حوالے سے, اور انہوں نے جن چیزوں کے تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ یہی تھا کہ پولیس روایتی جو سستی کا مظاہرہ کرتی رہی 2 دن, اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن اس وقت جو فاروق کی تحفظات تھے بالکل ٹھیک تھے, کیونکہ جب ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنید صاحب وہاں موجود تھے, ان سے اور میری اور فاروق جو ان کے چچا ہیں ان کی تفصیلی بات ہوئی, تو وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جو گفتگو تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے, ہم نے ڈی این اے تو بھیج دیا ہے اور اگر ہو سکے تو ہم 5000 لوگوں کے ڈی این اے کریں گے. یعنی وہ ایک اس طرح کی لاپرواہ گفتگو کر رہے تھے جس سے یہ پولیس کے ایک روایتی انداز کا ایک بخوبی احساس ہو سکتا تھا کہ وہ جس طرح سے ٹال مٹول اور جس طرح سے ایک موب کو فیس کرنے کے لیے, ان سے جان چھڑانے کے لیے یا سڑک کو کلیئر کرانے کے لیے وہ اپنی
सर, सड़क को वादे क्लियर उनसे कराने कर के लिए बेचारे गरीब लोग हैं, ये उमर सादिक साहब खुद रिक्शा चलाते हैं, इनको मुतमईन करने के लिए पुलिस ने ये बात कर दी। इनके तो इतने असर रसूख वाले भी नहीं है, लेकिन सर आप तो मतलब ऐवान में बैठने वाले हैं, आप यहाँ से जीते हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब आप अपने बिहाफ पे सख्त एक्शन लेंगे उन पुलिस वालों के हवाले से भी कि जिन्होंने बिल्कुल अदम दिलचस्पी की वजह से ये मामला तूल पकड़ गया, और हो सकता है वो पहले मुतहरिक हो जाते तो शायद ये मरवा बच्ची जिंदा घर को वापस आ जाती। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पुलिस इस गुमशुदगी के फौरन बाद, जिस तरह नजीर ने भी कहा कि अगर इलाके को कॉर्डन ऑफ करते, बहुत छोटा सा इलाका है वो, कोई तवील और इसमें फैला हुआ इलाका नहीं है, कि अगर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते तो बासानी बच्ची का पता चल जाता। और मैं वसूख से कहता हूँ कि जो मुलजिम है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो करीबी पड़ोसी है, और उसने वही बच्ची को सुबह जिस तरह वो चीज लेने निकली तो उसने वहीं किसी घर में उसको कैद रखा हुआ था। उस शख्स का भी बयान सामने आया, वो कहता है मैं कचरा कुंडी से पैनाफ्लेक्स ढूंढने गया था क्योंकि मेरे घर की छत लीक हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ये बयान सामने आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की तफ्तीश अगर इस तरीके से रवायती तरीके से आगे बढ़ाएं तो ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा? और जिस तरह से विक्टिम की फैमिली के साथ जिस तरह से इन्हें रिडिक्यूल किया गया है, जिस तरह से इन गरीब और मस्कीन लोगों को जो कि विक्टिम बने हुए थे उनकी मजबूरी को सीरियस नहीं लिया गया, आप इस हवाले से ऐवान में आवाज उठाने जा रहे हैं? मैं जी 200% इस हवाले से ऐवान में आवाज उठाऊंगा, और जो इस मुल्क में कानून पास हुआ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं ऐवान में बिल्कुल आवाज उठाऊंगा कि अगर हमारे मुल्क में कानून सिर्फ अमीर के लिए हो, अगर इंसाफ गरीब को ना मिले तो इस मुल्क से फिर लोगों का वो एतबार उठ जाएगा कि अगर कानून के दायरे किसी गरीब को, किसी रिक्शा जमाल साहब हमारे साथ नजीर शाह बैठे हैं जिन्होंने ये सारा वाकया कवर किया। नजीर, अगर आपके सवाल पूछना चाहें। देखिए, सबसे पहले आप अगर एक मुकद्दस ऐवान में आप बैठते हैं जहाँ कानून बनाए भी जाते हैं और फैसले होते हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैद शेख, उनसे पूछा जाए क्या एक दफ़ा भी आप क्राइम जो सीन है जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर आप आए, पुलिस के उन अफसरान से पूछा जाए। इस पूरे केस में हमें सिर्फ एक SSP साजिद सद्दुज़ई की हमारे को कोशिशें नज़र आई हैं जो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं, और उन्हीं की जानिब से हमारे को मालूमात भी पता चली हैं। तफ्तीश का शोबा जो कराची पुलिस की तफ्तीश है, बल्कि सिंध पुलिस की, वो बिल्कुल ख़त्म है। आज तक हमने जितने भी बड़े से बड़े केसेस देखे तफ्तीश की वजह से नाकाम होते हैं। तो आप तफ्तीश के लिए आप ऐवान में कोई बात उठाएं और इनसे पूछें, जो इसके हुकाम है SSP साहब हैं, अपने कमरे से नहीं निकलते। देखिए, जो पुलिस को जब से 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया है कि SHO का फंक्शन अलग है और इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन अलग है, ये निज़ाम मैं समझता हूँ वहीं से खराब हुआ कि अगर एक टोटल जिम्मेदारी SHO की होगी तो वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा कि मैं जवाबदेह हूँ। जब उसकी दोनों चीजें तकसीम हो गई हैं तो वो यही हाल होगा। सर, लेकिन हमें ये निज़ाम हमें बेहतर बनाना है, और क्या आप, क्योंकि ऐवान से आप ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे है कि अब आप आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि ऐसे वाक़या दोबारा ना। बहुत शुक्रिया जी, और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर आगे बढ़ के इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएं। ये 5 साल की बच्ची जिसकी सिर्फ 20 दिन पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो 14 अगस्त किस तरीके से सेलिब्रेट करी थी। 14 अगस्त के लिए उसने नया जोड़ा पहना हुआ था, बाल उसने अच्छे तरीके से बनाए हुए थे, वो बच्ची खुश नज़र आ रही थी, और नहीं पता था कि 20 दिन के बाद क्या होने जा रहा है। काश हमारा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो हमारे पुलिस का महकमा इतना मुतहरिक ज़रूर हो जाता जब उनके वालिदैन उनके पास पहुंचे थे और उनको उम्मीदें थी उनसे। वो अगर कच्ची FIR उस दिन काट ले, अगले दिन बुला के पक्की FIR, वो भी घर वालों को बुला के। ये एक पैटर्न है जिस तरह से विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। किसी भी नौइयत का केस हो, उसकी जब तक वो सिफारिश नहीं होगी ना FIR दर्ज करवा सकेगा, ना वो अपने मुद्दे को हुकाम बाला तक पहुंचा सकेगा। हमारी दुआ ये जरूर है कि मरवा का जो कातिल है वो अपने इंजाम को पहुंचे। हमें अपने शो में एक ब्रेक लेनी पड़ गई क्योंकि हमारे साथ उमर सादिक, जिनकी बच्ची 5 साल की मरवा, जो कि 4 सितंबर की सुबह 7 बजे अपने घर से चीज़ लेने के लिए निकली, लेकिन उनको नहीं पता था कि 2 दिन बाद उनकी बच्ची की झुलसी हुई लाश, मस की हुई लाश उनके घर वापस आएगी। उनकी दादी हमारे साथ मौजूद थी, उनकी आहूबुका हमसे सुनी नहीं जा रही थी। वी हैड टू टेक अ ब्रेक क्योंकि उनकी दादी हमारे साथ मौजूद थी। वो गश खा के गिर गई। और जो शख्स सीने में दिल रखता है उसके लिए ये आज का हमारी कोशिश है ये कि हम कातलों तक पहुँचें और उन कातलों का पता लगाएं। वो अहले इलाका
जो जिनके इर्द गिर्द ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बाहर गली में खेलते हैं, और जाहिर है हमारे मुल्क में कोई ऐसे हाई टेक प्ले ग्राउंड नहीं है और ये गरीब लोग जहाँ हैं, बच्चे हाँ, ये गरीब लोग हैं, तो जो MNA MPS इलाके के वो आगे बढ़े, वो इसको टेकअप करें, और साथ में खुदारा अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों से बाहर अकेले मत निकलने दिया करें। छोटी सी ब्रेक आ रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ वो बच्ची, मजलूम बच्ची, जिसकी लाश 48 घंटे बाद, उसकी गुमशुदगी के 48 घंटे बाद इस हालत में मिली कि उसकी लाश को जगह जगह से जला दिया गया था, उसका चेहरा झुलसा दिया गया था, शायद ये सोच कर कि इस तरह कातिल की शनाख्त मुमकिन नहीं होगी। हमने इस हवाले से आज अपने शो में बच्ची के वालिद को और बच्ची के चचा को इन्वाइट किया था। बच्ची की दादी का इसरार था कि वो इस शो में शामिल होना चाहती हैं, और वो यहाँ आकर भी उनका इसरार था कि उन्हें बच्ची के कातिल, उस अपनी पोती के कातिल उनके हवाले किए। बिल्कुल, वो मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि वो लोग, वो हैवान जिन्होंने इसमें पूरी वारदात में मुलव्वस हैं, जिन्होंने उनकी प्यारी मरवा का ये हाल कर दिया कि उसकी लाश ऐसे वापस के कूड़ा कुंडी में, कचरा कुंडी में फेंकी कि उस बच्ची की लाश जो है वो पहचानी नहीं जा रही थी। उन तमाम तर लोगों को, जो लोग जिन्होंने फैसिलिटेट किया, वो तमाम तो लोग, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो यहाँ बैठना चाहती थी, और जब उनकी हालत थी, जो उनकी आहबुका थी, जो उनकी फरियाद थी, जो उनकी नालजारी थी, वो हमसे खुद सुनी नहीं जा रही थी, और वो शो में यहाँ पे गश भी कर गई। तो हमारी भी दुआ ये है और उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, स्पेशली वो पुलिस एहलकार जिन्होंने इसको इतना लाइट और इतना इग्नोर किया कि जब वालिद उनके पास जाते रहे, FIR कटवाते रहे हैं, पहले कच्ची FIR फिर पक्की FIR, 48 घंटे बाद जब बच्ची की लाश मिली तो वो भी थोड़ा हरकत में आया। उनके खिलाफ शफात एक्शन लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कोशिश की कि हम इस हवाले से हक़ाइक़ आपके सामने रखें, और हम इस मामले को परसू करते रहेंगे जब तक इस बच्ची के कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आते। हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। इस घंटे में हम क्या शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, उस सब के लिए सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं, और ये था फख्र पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान GF-17 थंडर। और ये तो शफात आपने अच्छी बात कही, हमारे दुश्मन को भी पता है कि भाई एक तो हमसे टकराना नहीं है, और अगर टकराने की कोशिश कर भी ली शफात, फिर भी हम बहुत मेहमान नवाज हैं। मतलब उनकी कुट, हम लोगों ने उनकी कुट काफ़ी गोके कुटस चढ़ाई थी, लेकिन हमने चाय कितनी अच्छी उनको पिलाई थी। ये देखें, कंबल कुट के साथ चाय फ्री होती है हमारे यहाँ। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं जनाब। और ये तो हमने ज़रा बात कर ली, आज ज़रा यौम फ़ज़ाइया के हवाले से, उस हवाले से तकरीबात जारी रहेंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जब ज़रा सियासी और ख़ास तौर पर मुआशी मामलात को ज़रा डिस्कस करते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की तारीख एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि फैटिफ से मुतालिक, कानून साजी से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान में रब्ता हुआ। कवानीन की मंजूरी से मुतालिक अहम अमूर पर मुशावरत की गई। बिल्कुल जी, और साथ में मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है, इस पर अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद पार्लियामेंट के सेशन में ताख़ीर का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास अब जो होगा वो होगा 14 सितंबर की शाम 4:30 बजे, और सेनेट सेशन जो होगा वो होगा 15 सितंबर सुबह 10:30 बजे। इस हवाले से इजलास बुलाया गया है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो खबरें सामने आएंगी। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम ज़रा आगे बढ़कर बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि यही बात की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस कब आएंगे। तो नवाज़ शरीफ इलाज कराने गए हैं, इलाज के बाद ही वापस आएंगे, ये कहना है नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का, जिन्होंने ARY न्यूज़ की प्रोग्राम सवाल ये है मारिया मेमन के सवाल के जवाब में ये गुफ्तगू की कि हर सतह पर लोगों को अप्रोच किया, पूछा कि आपकी क्या राय है। तो सबकी राय यही थी कि जो इंसानी ज़रूरत है वो पहले आती है, ठीक है, और वो ये है कि वो इलाज के लिए गए थे, उनकी इलाज अभी बाकी है, तो इलाज मुकम्मल करके आए। उनका टाइमलाइन या स्केड्यूल आ गया, क्योंकि अब जो सर्जरीज हैं वो दोबारा रिज्यूम भी होना शुरू हो गई। अब वो डॉक्टर्स फैसला करेंगे, ये मरीज नहीं कर सकता, ये हम नहीं कर सकते, ये डॉक्टर्स ही बताएंगे। मुझे तो जब नवाज शरीफ साहब यहाँ ही थे और कह रहे थे मुझे बाहर जाने थे, मुझे तो उस वक्त भी पता था इन्होंने बाहर से वापस नहीं आना, और इसीलिए मेरी ओपिनियन तो बड़ी फर्म थी, बल्कि
प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4-5 दिन पहले मीटिंग में कहा भी कि फवाद तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये कह रहा था कि ये इस तरह से ना जाने दें और ये सारे जो हैं वो ये फ्रॉड है और कभी वापस नहीं आएंगे। एक पॉलिटिकल मोरालिटी तो है कोई नहीं। PMLN जो है उसमें पूरी में ये शाहिद खान अब्बासी साहब आपके पास आके अगर इतने कह लीजिए कि हम ठोक के कहते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी पॉलिटिकल मोरालिटी क्या। आप जा रहे हो तो आप हमें बताएं कि बस जहाज के ऊपर अगर 24 घंटे में ये ना पहुंचे तो बस उसके बाद तो ट्रैवल ही नहीं हो सकता, और ये हो गया और वो हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद आपको पता चले कि आप एम्बुलेंस में भी नहीं गए, एक खसूसी VIP जहाज आया जिसमें आप खुद सवार होके और आप फल फ्रूट खाते जो है वो रवाना हो गए, और उसके बाद तस्वीरों पे तस्वीरें भेज रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के मुंह पे एक तमांचा है। तो अब जनाब बात करते हैं वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जनाब जुल्फ़ी बुखारी ने शाहिद खान अब्बासी साहब से वजाहत का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के भारतीय कंपनियों के साथ मुबैना तौर पे ताल्लुकात हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपकी सेहत से मुतालिक। दुनिया जहान में शफात जैसे हम देख रहे हैं कैंसर के केसेस जो हैं वो सामने उमड़ के आ रहे हैं, और ये केसेस सिर्फ बड़े एडल्ट्स में या उनसे बड़ों में नहीं है, बल्कि हमने देखा कि बच्चों में भी अब जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बच्चों के जो कैंसर के बहुत सारे जो केसेस हैं वो फाइल होना शुरू हो गए हैं। और जो बच्चों को जो कैंसर होता है वो बड़ों से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, जिसमें ल्यूकेमिया होता है, जिसमें जो हराम मगज़ का कैंसर है ये आ जाता है, जो हड्डियों का गुद्दे वाला कैंसर। बच्चों में ल्यूकेमिया और दीगर कैंसर्स आते हैं, बड़ों में भी आते हैं, लेकिन बच्चों में एक उम्मीद होती है क्योंकि एज कम होती है, लिहाजा रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा होता है और लोग इलाज की तरफ जाते हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं और रिकवर भी होते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर ज़ाहिरा फदू साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर के केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी से सामने आते हैं, क्या वजूहात हैं कि बच्चों में ये बीमारी इतनी ज़्यादा पाई जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप ARY वालों की तरफ से हम अपना पैगाम देना चाह रहे थे। मेरा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, इसका मतलब कि मैं बच्चों के सरतान के साथ डील करते हैं। और बताना आज के महीने में ये है कि सितंबर का महीना पूरे इंटरनेशनली ये एक महीना समझा जाता है जिसमें कैंसर अवेयरनेस बच्चों के लिए फैलाई जाती है। तो इस जरिए से ARY के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चों में कैंसर होता है, बड़ों के मुक़दार में बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों के जो कैंसर होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हो सकते हैं। इसका मतलब 80% से ज़्यादा चांस है कि एक बच्चा जिसको कैंसर तशख़ीस हुआ है उसका सही और बावक्त इलाज करे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। सही, लेकिन डॉक्टर साहब वो कौन सी टाइप का कैंसर होता है जिसमें जो मोर्टेलिटी के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आते हैं? स्पेसिफिकली अगर हम ब्लड कैंसर के हवाले से बात करें तो हमने जो सर्वाइवल रेट है इसमें बच्चों का वो ज़रा कम देखा है। सबसे कॉमन जो सरतान है बच्चों में वो है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम खून का सरतान कहते हैं। और तकरीबन 30 से 40% बच्चे पूरे वैसे होते हैं जिसको ये ल्यूकीमिया होता है। उनके अगर वक्त इलाज हो और अच्छे सेंटर पे इलाज हो तो इनका आउटकम जैसे मैंने आपको कहा कि 80% से ज़्यादा है। जी। हमारे मुल्क में चूँकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो हमारे इवन हेल्थ केयर हैं उनको भी देर से अलामात नज़र आती हैं, देर से वो सेंटर में भेजते हैं, इसी वजह से हमारा इलाज जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर साहब उमूमी तौर पे बच्चों को अगर बुखार होता है तो माँ बाप या तो अपने कुछ टोटके अपनाते हैं, वो डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि बच्चे को खुदा ना खासा कैंसर जैसी बीमारी भी जो है बच्चे को हो सकती है। तो अलामात क्या है जिस पे जो पेरेंट्स हैं उनको वहीं पे अलार्म हो जाना चाहिए? अलामात सबसे कॉमन यही है कि अगर बुखार हो और बुखार यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो और आपने डॉक्टर को दिखा दिया, एंटीबायोटिक्स भी दे दी, लेकिन बुखार नहीं जा रहा है, वज़न का कम होना,
बच्चा कॉन्स्टेंटली अपना वजन गिरा रहा है, कोई खून आना यानी नाक से, मुंह से, पेट से, कोई धब्बे होना जैसे ब्रूजेस हमें कहते हैं, निशान होना स्किन के ऊपर, छोटे छोटे लाल धब्बे होना, पेट का फूलना, ये सारी अलामात हैं कि अगर आप इसको आप घर पे भी रख कर इलाज करा रहे हो या किसी डॉक्टर को भी, मोहल्ले वाले डॉक्टर को या अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि सही नहीं हो रहा है, तो ये अलामात हैं कि आप इसको ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसको हम CBC कहते हैं, खून का टेस्ट करवाएं। उसमें यह पता चल जाएगा कि अगर आपका लाल खून कम है या सफ़ेद खून ज़्यादा है या आपके प्लेटलेट कम है, तो उसमें शक जाहिर हो जाता है कि हो सकता है ये किसी किस्म का लुकीमिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी, और ख़ास एक निशानदेही उन्होंने बड़ी सही की है कि अगर आपका बच्चे को बुखार है मुसलसल, वो वज़न ड्रॉप कर रहा है और किसी भी तरह की एंटीबायोटिक या किसी भी तरह के इलाज से उसको कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उसकी हालत बेहतर नहीं हो रही, तो कैंसर की जानिब शुबा जा सकता है। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से ज़रूर इस हवाले से कंसल्ट करें। इब्तिदाई मरहले में अगर तशख़ीस हो जाए तो बच्चों में रिकवरी रेट 80% है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। बहुत ज़्यादा, इसलिए आप बहुत केयरफुल रहें। अगर आपके बच्चे को 2 हफ्ते अगर आपको लगता है लगातार बच्चे को बुखार है, क्योंकि उम्मी तौर पे बच्चे जो वालिदैन होते हैं शफात, वो टाइफाइड टेस्ट के लिए चले जाते हैं कि हो सकता है हमारे बच्चे को टाइफाइड ना हो गया हो। तो उससे हट के भी बहुत सारे टेस्ट हैं, क्योंकि अब कुछ जो हमारे बच्चों की हमारी वो खुराकें भी नहीं है, बच्चों की भी खुराकें नहीं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि हेल्दी खुराक खाएँ तो आप हेल्दी रहते हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। आज 7 सितंबर है और आज एक बड़े हीरो को याद करेंगे। आज उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर और सूफ़ी जनाब अशफाक अहमद की जो है 16वीं बरसी मनाई जा रही है। और अशफाक साहब ने तवील अरसा दयाल सिंह कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बाबा जी अशफाक अहमद साहब, उनका एक प्रोग्राम ज़ाविया बड़े अरसे तक टेलीविज़न पर आता रहा और नौजवानान उससे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में रहनुमाई लेते रहे। बहुत सारे लोग जिन्होंने बाबा जी अशफाक साहब को देखा, उनकी सोहबत हासिल की, उनके करीब रहे, वो जानते हैं कि बाबा जी जिस कदर प्यार से, जिस कदर दिलनवाज अंदाज में टेलीविज़न पे होते थे, वो ज़ाती ज़िंदगी में शायद उससे 10 गुना ज़्यादा थे। तो बाबा जी का जनाब आज पूरे घराने की बड़ी खिदमत है अदब के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत मुश्किल मसलों को, बहुत मुश्किल मामलात को वो इतनी आसानी से हल कर देते थे। मुझे उनका एक प्रोग्राम याद है जिसमें वो बता रहे थे कि एक दफ़ा उनके लिए उनके वालिद साहब एक फूल लेके आए जिस पर रेडियम का मसाला लगा हुआ था। तो उसमें तरकीब ये थी कि वो जब धूप में रख के वापस अंधेरे में लाते थे तो वो जलता। तो एक दफ़ा उनको ज़रा सोच आई कि यार मैं इसको अंधेरे में ही रखूँ, देखते जलता ही नहीं जलता। तो उनके वालिद साहब ने आकर उनको बताया कि बेटा, ये जो जिसने रोशनी देनी होती है ना अंधेरे में, उसको धूप में थोड़ा बहुत ही जलना पड़ता है। तो ये छोटी सी मामलात है, छोटी सी ज़िंदगी की चीज़ें जो बाबा जी बड़े खूबसूरत, बड़े दिलनवाज अंदाज में समझाते थे। और इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात अता किए थे। और अब यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, कभी कभी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम किसी को या ओवरली कंसर्न हो के किसी को जज करते हुए, कोई ना कोई आदत से मजबूर होके हुए, कोई ना कोई ऐसा फिक्राए में लग रहा होता है कि हम बड़े मजाकी हैं, तो हम किसी को ऐसी बात कह देते हैं जो कि अगले को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। हर बात कहने का तरीका होता है, अगर तरीका थोड़ा हार्श हो तो बड़े कोई तीर की तरह जाके लगता है। मदिहा, बहुत सारे आपने फन्ने खान देखे होंगे जो कि बड़े चौड़े होके कहते हैं, भाई हम तो लिगी लपटी नहीं रखते, भाई हम तो सीधी बात जो होती है मुंह पे कह देते होते हैं, किसी को बुरा लगे ना लगे, वो इस किस्म की। और एक वो बड़ी ना टोन में बना बात करते हैं, हमारे और बाज़ लोग होते हैं वो चौड़ में, हम तो हमारे से तो बात नहीं करो भाई, हम तो नहीं मानते। ये जो होता है ना, ये और ये करके बात करना, ये बाज़ औक़ात किसी शख्स को काट सकता है। वो बड़ा मशहूर शेर भी है कि ना, यूं ही पत्थर नहीं होता किसी कतरे का मिजाज, वो ही जाने है कि क्या सीप के अंदर गुजरी। आपको बज़ाहिर समझ नहीं आएगा कि एक शख्स
रूड है, ये एक शख्स चुप है, ये एक शख्स कुछ किसी कैफियत में है, उसकी बॉडी चेंज हो गई है, लेकिन आपके अल्फाज उस शख्स को काट सकते हैं। बिल्कुल शफात, और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि जिस किस्म के मिजाज के लोग होते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको खुद किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हर वक्त उनकी कोशिश ये होती है कि उनके सामने का जो बंदा है, और आई एम श्योर ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ आप लोग उससे रिलेट कर पाते होंगे। बहुत सारी मेरी यहाँ पे बहनें ऐसे भाई जो कि हल्के से हेल्दी हैं, मोटे हैं, उनको हर दूसरा बंदा जो ये बात करता है अपना वजन क्यों नहीं कम करती, वजन कम करोगे तो तुम्हारा रिश्ता आएगा, तुम वजन कम नहीं करोगे तो आगे भाई जाके तुम्हारी अच्छी नौकरी कैसे होगी, थोड़ा सा कम खाया करो, तुम इतना हाल क्या किए हैं 25 साल की हो गई, शादी नहीं हुई। एग्जैक्टली, तुमसे आगे शादी कौन करेगा, तुम्हें कोई बूढ़ा बनने में। बस भाई लड़के तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है, बस फौरन शादी कर लो, पैसे जोड़ना शुरू कर दो। ये वाले जो मशवरे आप मुफ्त के देते हैं लोगों में ना उनके सुनने की सकत होती है और ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इस हवाले से हम आपके सामने एक विजुअल शेयर कर रहे हैं, जरा पहले वो देखिए। जिंदगी, हाँ, एक दूसरे की जिंदगी आसान करें। बात ऐसे भी हो सकती है, पॉजिटिव तरीके से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव रह के अपने अंदर भी जहर जो है वो ज़िंदगी भर पालते रहें और यही जहर मुंह से भी उगलते रहे और अगलों पे ये थूकते भी रहें जहर। इसी वाले से बात करेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने कंसीव किया, मोहम्मद अब्दुल्ला इनका नाम है, जो कि नौजवान फिल्म मेकर भी हैं और राइटर भी होने को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल्ला, ये बड़ी अच्छी कैंपेन है और मेरे ख्याल से ऐसी कैंपेन चलने चाहिए ताकि हो सकता है लोग हमारे कहने से ना समझें लेकिन आपके इन विजुअल से कुछ सीख सकें। आपको ख्याल कैसे आया ये कैंपेन जो है वो ऐसे तशहीर करने का? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दूसरी बात ये कि मुझे हमारे इर्द गिर्द इतने लोग इस तरह की एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि एक दूसरे को इतना बुली करते हैं, एक दूसरे की नाजुक सी बातों के ऊपर जिनका अंदाजा नहीं होता कि क्या कहते हैं इनको कितना अफेक्ट होगा जाके बात का, और वो इतनी आसानी से कर देते हैं कि वो बातें चुभने लगी थी। तो बहुत ऐसे से आइडिया मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं इस बारे में कुछ ना कुछ कहूँ, लेकिन फिर यही होता था कि स्कूलिंग की तो लोग उसकी भी स्कूलिंग कर देते हैं कि हमें सिखा रहे हो या हमें बताओगे बात कैसे करनी है। जिस तरह से बात कह रहे थे कि मैं सुन रहा था कि और जी हम तो लगी लिपटी नहीं रखते, हम तो मुंह पे कह देते हो। मैं बड़ी उनको बताने की जरूरत थी कि एग्जैक्टली उनको बताने की जरूरत थी कि भाई ये कोई फंकारी नहीं है, शर्मिंदा वहां पे बात कि अगर आप लगी लिपटी नहीं रखते हैं तो आपको बात करने की तमीज आनी चाहिए। यहाँ पे सब इंसान के बच्चे हैं और सबका दिल दुखता है, सबका दिल है जो दुखता है। तो फिर सोचा कि फिर मेरे ख्याल से जब ये मैंने बनाया आइडिया, मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट एक कॉल आउट देना चाहिए कि भाईजान खुदा का वास्ता जिंदगी आसान करें, खुदा का वास्ता है जो हम एक दूसरे की जंगें लड़ रहे हैं उसको आसान करें। तो मैंने अपनी टीम अनोखा ऑफिशियल से बात की इस बारे में कि मैं इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने गो हेड दिया। तो मैंने अपनी एक रिसर्च टीम बनाई और मैंने कोशिश की कि मैं अपने सोशल सर्कल पे ये सब लोगों से पूछूंगी जिसके साथ ये हुआ है या उनके किसी जानने वाले के साथ हुआ। तो ये अब्दुल्ला ये मेरे साथ आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी हो चुका है, शफात के साथ भी हो चुका। हमारे आसपास ऐसे बड़े लोग होते हैं कि जिनके पास आप कभी चले जाए ना कोई परेशानी की हालत में, तो उनके पास आपके साथ अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, पता नहीं को कीड़े पड़ जाते हैं अच्छा कहते हुए, को क्या उनका मसला होता है। तो हम तमाम तो लोगों से रिलेट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। आपके साथ वैसे क्या ऐसी चीजें होती नहीं जिनकी वजह से आप यू आर वेरी कन्विंस्ड दैट यू हैव टू डू इट? मेरे इर्द गिर्द तकरीबन आपने वीडियो में जितने भी विजुअल्स देखे हैं, जितने भी केस और सिनेरियोस देखे हैं, सारे मेरे इर्द गिर्द हैं। ये सब के सब मेरे दोस्त हैं और सबके साथ ये कुछ हो चुका है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका थोड़ा सा बात करने का तरीका यूं है कि वो चाहता है कि जब वो बात करे तो वो थोड़ी आर्टिकुलेट करके करे, थोड़ा सा ठहराव के साथ, तहम्मुल के साथ ना, ताकि पहुंचे सामने वाले तक। तो वो शायद हमसे, आपसे, मुझसे यूजुअली थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है, बट लोगों ने उसका भी इस तरह मजाक उड़ाना होता है कि यार तू जस्ट बोल, या अगर तेरी बात लंबी है तो होके आ जाए, मतलब इस तरह जुगते मारेंगे, इस तरह उसको ऑकवर्ड करेंगे जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। तो वो ऑकवर्ड होता है इस बात पे, जो मुझे बहुत अनसेटिंग लगता है क्योंकि मेरा बड़ा सगा दोस्त है वो। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है, उसको उसकी 30th बर्थडे पे उसकी एक आंटी ने फोन करके दुआएं वगैरह दी। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि हमारी ना दुआओं में लपेट के ताने मारती है। बस इनको बड़ी सियानी है। क्या लाए आप, मतलब मुरलीधरन लगे यकीन करें जिस तरह से आपने ये दिया है ना, कमाल किया। दुआओं में लपेट के जो बात सुनाई जाती है, दुआओं में लपेट के ताने मारे जाते हैं, पाकिस्तानी कौम की हॉबी है ये। तो वो आंटी इनको कहती हैं कि जनाब दुआएं दी कि अच्छा माशाल्लाह 30 की हो गई सब कुछ। उसके बाद कि वैसे बेटा मैं बताऊं, मुझे कसम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 30-40 साल की पक्की औरत से बात करूं, तुम्हारी आवाज में ना पुख्तगी आ गई है। तो मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले के बालों में चांदी है या चेहरों में झुर्रियां पड़े, अम्मा पापा को बोलो हाथ पीले करें तुम्हारे, और वो आगे से ऑकवर्ड हो रही है। अब्दुल्ला, इसका एक और भी मसला है ना, अब से कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग और मेकिंग फन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर चॉइसेस, यानी लोगों की उन चीजों पर उनका मजाक उड़ाना जो कि उनकी अपने हाथ में इख्तियार नहीं है, ये एक बड़ा कॉमन था। लोगों के रंग पे, कद पे, उनकी फिजिक पे, लोगों की जिन्स पे एतराज करना, एक बड़ा उसके ऊपर मजाक उड़ाना एक बड़ा कॉमन था। अपनी कमजोरी शो कर रहे होते हैं, आप खुद कमजोर। मेरे ख्याल में अब जरा मेरे ख्याल में शऊर की कमी थी उस वक्त, अब जरा शऊर
आ गया है, आ रहा है, आने वाला है, क्या स्टेज है, आप कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि हम इसको एक्सेप्ट करने से अभी भी कासिर हैं। उसकी वजह ये है कि हम कहने में तो सबको कूल लगती है बात के हाँ यार हमें बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, हमें किसी को जिस तरह है उसको उस तरह रहने का हक देना है, बट डीप डाउन हम भी अभी उसी माशरे और उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं इस माशरे में कि हमें कहीं को मौका लगता है तो हम मौका नहीं जाने देते, हमें उस मौके को अवेल करना है। हाँ। मैं खुद बॉडी शेमिंग का शिकार रहा हूँ और मतलब मेरे वो तमाम दोस्त जिनको जो मेरे सगे हैं जबकि, बट उनको जब मौका मिलता है ना तो उन्हें बता देना होता है कि गाड़ी थोड़ी उस तरफ टेढ़ी हुई है जहाँ तू बैठा हुआ है, या कोई बड़ा आएगा तो आगे कहेगा कि बेटा रिश्ता नहीं देगा कोई तुम्हें, इस तरह की बात करनी जैसे मतलब जाती तौर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट क्या आपको पता है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा? सपोज हर कोई तो उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता ना बिल्कुल इन बातों को लेके, तो मेरे ख्याल से कि अभी हमें दूर है हम, बट आप उसको फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला मुझे नहीं लगता कि समहाउ तालीम का इससे ताल्लुक है। मैंने बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों को, पीएचडी लोगों को, डॉक्टरों को ऐसे मज़ाक़ खेस और वाहियात किस्म के जुमले कसते हुए लोगों पे देखा है, उनको लग रहा होता है कि दे वेरी कूल अबाउट इट, दे वेरी कूल पीपल, और वो किसी को बात करें वो हीरो बन गए बिकॉज दे कैन मेक पीपल लाफ। तो ये बड़ी मुझे नहीं लगता कि तालीम का कहीं ना कहीं से इससे लेना देना है शऊर। लेकिन आपने बात अच्छी की कि बात अच्छी तरीके से भी हो सकती है बिकॉज इट कॉस्ट यू नथिंग, टगा इससे पैसा नहीं लगता, सिर्फ एफर्ट चाहिए। एग्जैक्टली आपको कितनी देर लगती है किसी को सिर्फ तमीज से बात कहने में? और मुझे यही प्रॉब्लम था कि मैं अगर कहना चाहता हूँ तो मैं क्यों ना उनको कह के दिखा दूं 2-3 मिसालों के साथ कि यार इस तरह करके देख लेते हैं बात को। तो वो मैंने कोशिश जरूर की है और इस तरह की 1000 मिसालें हैं कि आप अटेम्प्ट करके देखें। आप यकीन करें कि हम सब अपनी अपनी जंगें लड़ रहे हैं और हम दूसरों को नहीं बताते। अभी आप दोनों आज सुबह मिले होंगे और आप दोनों ने किसी को पूछा होगा हाउ आर यू, और आप दोनों ने कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह फिट। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ 2 सेकंड का पॉज लेके आप दोबारा पूछे ना लाइक हाउ आर यू, ठीक हो? अगर वो उसी एनर्जी से कह देना मैं ठीक हूँ तो मेरा नाम बदल दो। हम बताना चाहते हैं कि हम परेशान हैं, हम डरते हैं कि हम जज किए जाएंगे, हम बुली किए जाएंगे, हम ट्रोल किए जाएंगे, और सोचे हम किस लेवल पे आ गए हम गिरने के इमोशनली कि एक आदमी खुलना चाहता है, अपने जज्बात बताना चाहता है, नहीं बताता कि मैं मजाक उड़ाया जाऊंगा, मेरा मैं खींचा जाऊंगा, मेरी टांग खींची जाएगी, वो बता नहीं सकता कि वो क्या महसूस करता है। तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि हम अपने आप को बदलें, एक दूसरे की जिंदगी आसान करें, दूसरों को जीने का हक दें और अपनी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करें, कोशिश करें कि लोगों को सुनने की भी कोशिश करें ताकि लोग जो अपने अंदर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, परेशानियां, वो किसी बात पे परेशान भी आपके सामने जैसे भी आप बात कर रहे थे कि इसलिए शेयर नहीं करते थे कि कहीं आपको जज ना करें, मजाक ना उड़ाए। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अब्दुल्ला मारूफ थे। खुदा के लिए लोगों को सुना करें। आगे जो डिप्रेशन वगैरह की बात कर रहे थे ना, उनकी एक रूट कॉज में से ये भी है क्योंकि आपके पास सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि शफात, अगर मैं आपके पास कोई मसला लेके चली जाऊँ, मैं कहूँगी आपको पता है मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कितना मतलब किया, मुझे देखो ना का करें, उसको सुन लिया करें। सुने, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर मुशीर खजाना हफीज शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी देखिए, हमें जो भी एनालिसिस हो उसमें एहतियात बरतना चाहिए और फेयर होना चाहिए। इस हुकूमत के आने के वक्त एक बहरानी कैफियत थी और उसका अंदाज़ा इस तरह से आप कर सकते हैं कि हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत IMF के पास क्यों गई? इसलिए कि मुल्क में इक्तसादी बहरान था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा था और डॉलर्स जो हैं वो हम कमा नहीं रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले 5 साल जो गुजरे पिछली गवर्नमेंट के, उसमें उनकी बढ़ने की रफ्तार 0 से भी कम थी। तो कुदरती बात है, अगर आप डॉलर्स ही नहीं कमाएंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर करेंगे? तो हमने ये कोशिश की है कि हम अपनी इकॉनमी की सिमत दुरुस्त करें और उसी के लिए एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया गया। दूसरी चीज़ ये देखें कि इस हुकूमत ने फैसला किया कि जो गुर्बत के खात्मे के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाएं कि जिसमें आम लोगों तक पैसे पहुँचे। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख कराची में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि सनती शोबे में बिजली और गैस पर सब्सिडी दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कराची से सीधा आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर 2 भाई मौजूद हैं जिन्होंने जनाब अल्ट्रा लाइट वेट हेलीकॉप्टर तैयार किया है। ये मुल्क का पहला अल्ट्रा लाइट वेट हेलीकॉप्टर है और पेशावर के इलाके लंडे अरबाब से ताल्लुक़ रखने वाले काजी सज्जाद अहमद और काजी तुफैल अहमद ने अपने घर में इस हेलीकॉप्टर के कई मॉडल तैयार करने के बाद
फाइनली एक रियलिस्टिक मॉडल तैयार कर लिया है। बिल्कुल जी, और कामयाब परवाज का तजर्बा भी इन्होंने कर लिया है और हेलीकॉप्टर उड़ाने की यूरोप से बाकायदा इन्होंने तरबियत ली है, जिसके नतीजे में उन्हें लाइसेंस भी मिला है और उनका बनाया हुआ हेलीकॉप्टर 6000 फुट की बुलंदी तक जा सकता है। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे काजी तुफैल और काजी सज्जाद अहमद हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी काजी बिरादरान, बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ बनाई और आप लोग ये दावा करें कि ये पाकिस्तान का पहला अल्ट्रालाइट जो है हेलीकॉप्टर है, ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी सज्जाद अहमद है और मैं 1978 से जो है ना ये अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और उड़ा रहा हूँ। तो काफ़ी फ्लाइंग के बाद जो है ना मेरा ये ख्याल आ गया कि एक अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर डिज़ाइन कर लूँ। वो इस तरह हुआ कि मैंने एक जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देखी थी, तो उससे मैं इंस्पायर हो के मैंने ये अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट शुरू किया। बाद में मैंने सोचा कि एक अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर भी मैं डिज़ाइन करके इसको बना लूँ। तो इसके लिए मैंने 2005 में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने आर्मी को फॉरवर्ड की थी। आर्मी की तरफ से मुझे लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डिवीज़न से, उधर मेरा इंटरव्यू हो गया और उसका एक इंजीनियर भी बैठा था मेजर, उसने मेरे से काफ़ी सवालात किए, मैंने उसके जवाब भी दे दिए। तो सज्जाद साहब कितनी लागत आई है इस पे अभी तक? इस हेलीकॉप्टर पे मेरी जो है ना ये 15 लाख रुपए से कुछ प्लस लागत आई हुई है। ओके, और आपका कोई इरादा है इसको कमर्शियल बुनियादों पर प्रोड्यूस करने का? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये चंद दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू शाये हुआ था, तो वो इंटरव्यू जो है ना पेशावर में साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवाइज़र है वज़ीर आला का ज़ियाउल्लाह खान बंगश साहब, जी जी, उसने वो इंटरव्यू देखा। तो फिर वो उस पर मैंने गिला शिकवा भी हुकूमत से किया था कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं नौजवान था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सफ़ेद दाढ़ी, और अब तक जो है ना हुकूमत ने मेरी इस सिलसिले में हौसला अफजाई नहीं की। सज्जाद साहब थोड़ा ये भी बताइएगा, जज्बा जवान है, बिल्कुल जज्बा जवान है। सज्जाद साहब अब जरा ये बताइएगा कि ये जो आप हेलीकॉप्टर डिजाइन करें अभी आजकल के दौर में, जब टिड्डी दल का हमला होता है या कोई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें स्प्रे करने के लिए अल्ट्रा लाइट वेट एयरक्राफ्ट की हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, हमारे पास होते नहीं है। आपका ये जो कैरियर, ये जो हेलीकॉप्टर है, क्या इसमें सलाहियत है कि ये इन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके? ये इसमें बिल्कुल ये सलाहियत है, और मैंने रिसेंटली तकरीबन कोई 3 महीने पहले ये स्प्रे सिस्टम डिज़ाइन करवा दिया है। अच्छा। और वो मैंने अपने अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट में इसको फिक्स किया हुआ है। वो सिस्टम ये अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल हो सकता है। हुकूमत ने टिड्डी दल के लिए तुर्की से जहाज़ मंगवाए हैं और उस पर वो स्प्रे करें। हमारे पास भी ये सलाहियत है कि हम ये स्प्रे कर सकते हैं। हमें एक छोटा सा एरिया दे के हम उस पर टेस्ट बुनियाद पर हम उधर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हमने ये एरिया आप हमें दे दें, हम उस पर स्प्रे कर सकते हैं, और काफ़ी सस्ता। और ये हम मज़ीद और जहाज़ भी बनाने की मेरे पास सलाहियत है, जितना भी गवर्नमेंट चाहे मैं जहाज़ बना सकता हूँ। और ये सिविल एविएशन से मैं अप्रूव भी हो चुका हूँ, सिविल एविएशन ने मेरी जहाज़ की रजिस्ट्रेशन भी की है। अभी मैं इसके बाद आ गया, स्पेशली हम उनको देखने के जी वो प्रोफेशनल पायलट है, उन्होंने साथ में यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। तो आपसे मैं ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहती हूँ, मुझे बताएगा कि ये जहाज़ जो है, जो आपने हेलीकॉप्टर बनाया अल्ट्रा लाइट है, आपने इस पर फ्लाई भी किया हुआ है, क्या इसमें इतनी सख्त है कि खुदा ना खासा जैसे अगर की आग लग जाए, जंगल की आग लग जाए, तो उसको बुझाने में ये जो आपका अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ये उसमें नहीं हो सकता, ये उसमें नहीं, क्योंकि जंगल में आग के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी होना चाहिए और इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये इतना लोड उठा सके। तो ये अल्ट्रालाइट एक्टिविटी के लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मैं ये अच्छा ये बताइएगा, अपने जहाज़ को बड़े सेफ्टी से, तुफैल साहब से पूछना चाहती हूँ, तुफैल साहब आप ये बताइएगा कि अपने जहाज़ को जब आप उड़ाते हैं तो वो फीलिंग कैसी आती है? ये जहाज़ जो है ना, ये काजी सज्जाद मेरा भाई जो सीनियर जो मेरे पास जो बैठा है, उन्होंने डिज़ाइन किया हेलीकॉप्टर वगैरह, ये अल्ट्रालाइट वगैरह। उन्होंने 1978 में उन्होंने एक जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी, उसके बाद उन्होंने शुरू किया। उसी टाइम पे मैं बहुत छोटा था, उनको अल्लाह ताला ने इतना सलाहियत दिया था
تو انہوں نے ابھی تو ہیلی کاپٹر بھی ڈیزائن کیا اور ہیلی کاپٹر انہوں نے کامیاب ٹیسٹ پرواز بھی کیا تھا، لیکن حکومت کی سرپرستی کی بھی اشد ضرورت ہے اس کے لیے۔ آپ نے مجھ پر ایک سوال کیا تھا ٹڈی دل اسپرے کے لیے، تو قاضی سجاد نے میں نے یہ ہم نے اکٹھا کام کیا تھا، انہوں نے ایک چیز ڈیزائن کیا تھا وہ اسپرے کے لیے، وہ ہم نے ٹیسٹ بھی کروا دیا، سارا چینلوں پہ ہم نے اس کو شو بھی کیا تھا، لیکن سینٹر سے کوئی ابھی تک یہ سوال مجھ پہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ یہ ٹڈی دل اسپرے کے لیے تو تیار ہے، آپ کا جہاز تیار ہے؟ سجاد صاحب جاتے جاتے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، اگر یہ اس کی کمرشل بنیادوں پہ پروڈکشن شروع ہو جائے تو ایک یونٹ کی کیا پرائس ہوگی، کس پرائس پہ ملے گا یہ آپ الٹرا لیٹ ایئرکرافٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کا بتا دیجیے۔ اچھا، یہ ہیلی کاپٹر یہ جو الٹرا لائٹ ایئر کرافٹ ہے جس کو ہم ویٹ شفٹ گلائڈر کہتے ہیں، یہی ویٹ شفٹ گلائڈر جو ہے نا یہ مکمل سول ایوییشن سٹینڈرڈ جو ہے نا یہ بنے گا 30 لاکھ روپے میں۔ اوکے۔ اور یہ الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر جو ہے نا یہ مکمل بنے گا 50 لاکھ میں، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا یہ پرائسز ہیں جناب۔ ٹریفک کے مسائل میں پتہ نہیں مددگار ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، کراچی کا ٹریفک بڑھ زیادہ۔ بہت بہت شکریہ جی قاضی صاحب، اور قاضی طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کیا ٹیلنٹڈ بھائی ہیں جی، کیا ٹیلنٹ۔ اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔